स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो कल का टॉपिक है आज वही कंटिन्यूड है। और मेरे ख्याल से इस क्लास के अंदर अर्जुन भी बैठा हुआ है। अर्जुन, इफ यू आर लिसनिंग, मैं तेरे को हमेशा बोलता हूँ मुझे फोन कर ले क्लास के बाद में, तो तू मेरे को कॉल नहीं करता और मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी भी अगर तुझे समझ में आता हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल आफ्टर द क्लास, क्योंकि अभी भी मैथ्स की ही क्लास चल रही है। ठीक है। एनी अर्जुन मेरी बातें सुन के क्लास से निकल गया। और वैसे आप अर्जुन तो चले गए, खुद को सबको समझ में आना चाहिए कि अगर आप अपने टीचर के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो तो उसको सपने तो आएंगे नहीं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अभी भी थोड़ा समय बाकी है आप लोगों के और हमारे कोऑर्डिनेशन का। सो देखिए, एरियाज के जो क्वेश्चंस थे उनका बेसिक फंडामेंटल तो मैंने आपको कल ही समझा दिया था। एक बार मुंह जबानी फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स चेक करने हैं कि सिमिलर है या नहीं है, उनको सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो। और उसके बाद में थ्योरम लिख दीजिए एरिया की। एरिया का रेशियो इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर क्वेश्चन में देख लीजिए, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ एरिया के बारे में पूछा होगा या कुछ साइड के बारे में पूछा होगा। मोस्टली एरिया के बारे में पूछते हैं तो साइड की जो भी आपको रेशियो डालनी है वो डाल के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। और गलती से एरिया दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट करके साइड का निकाल लीजिए। मोर और लेस जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इजी और मुश्किल क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क होता है कि इजी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन में साफ साफ दिखाई देता है, और जो मुश्किल होता है उसमें हमें ढूंढना पड़ता है। तो जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, वहीं से शुरू करेंगे। कल का क्वेश्चन दोबारा तो नहीं कराऊंगा, बट कल के क्वेश्चन में आपने देखा था इतना इजी था, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये ट्रेपीजियम था और क्वेश्चन में गिवन था कि ये वाली साइड जो है ये इसकी डबल है। तो आपसे पूछा गया था इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो बताइए। तो आपने सिमिलर प्रूव कर लिया, फिर लिख दिया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल नंबर 1 अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू इसकी साइड अपॉन इसकी साइड का होल स्क्वायर। फिर आपसे एरिया का रेशियो पूछा था तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ही कि ये साइड इसकी डबल है, तो S2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ S1। कल भी करा था हमने, तो आपने 2 डाला और आंसर अपना 1:4 4:1 आ गया। तो ये पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको इससे मिलते जुलते दूसरे एग्जाम्पल्स देता हूं। हर क्वेश्चन में यही थीम रहेगा, तो देखिएगा। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस ले रहा हूं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसी सीरीज में, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस की सीरीज में मैं ढूंढता हूं कि कोई एक और ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिससे आपको थोड़ा सा थ्योरम और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मिलेगा कहां से? मैं 9th की किताब में ढूंढ रहा था, अब मैं 10th की किताब में ढूंढ रहा हूँ जरा। तो एक तो ये वाला हो गया। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है। और आप मुझे याद भी दिला दीजिएगा कि सर आपने जैसे शुरू की 2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट मार्क कराए, आप हमें इसके भी बता दो। इंपॉर्टेंट मतलब जिनमें कुछ भी नया करना होता है, जो रेगुलर नहीं होता है। जैसे 5th क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी, और तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, डी, ई और एफ। बस हो गया क्वेश्चन, गिवन भी हो गया, जो कुछ भी है वो यही है। और आपसे क्या है कि बताइए कि ये वाला जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ डी ई एफ, और जो ये वाला ट्राइंगल है ओरिजिनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बताइए इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है। तो अगर आप ध्यान करें कि सर ने कहा था कि पहले सिमिलर कर लेना, तो पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लीजिए। और अगर आपको एक और गलत सलाह देता हूं, कई बार मैं गलत सलाह भी देता हूं, कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको सिमिलर करना ना आए, तो आप एक काम करिएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली आप डायरेक्टली एरिया की थ्योरम लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एरिया की थ्योरम लगा के रेशियो निकाल लिया
तो टीचर को मजबूरीवश आपको नंबर देने ही पड़ेंगे, पूरे नहीं तो एक आध नंबर काट के वो आपको नंबर देना उसके लिए, तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, समझ गए आप। सो एरिया ऑफ डीएफ और एरिया ऑफ एबीसी का रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन में गिवन कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट है, मैं निशान लगा देता हूँ आपके लिए। पहला मेरा काम है कि इनको मुझे सिमिलर करना है मेरी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। नहीं हो पाएगा तो फिर मैं लगा दूंगा एरिया, लेकिन पहला काम तो करना ही है। हो जाए आपसे तो कोशिश तो करनी चाहिए सिमिलर करने की। तो बताइए सिमिलर कैसे होगा, मैं आपकी राय जानना पसंद, पिछली बार भी आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। ये मिड पॉइंट्स हैं तीनों। मैं प्रद्युमन के अलावा और भी कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना चाहूंगा, करिए कोशिश, जो गिवन है उसी में आपको खेलना तो उसी में है, तो बताइए कोशिश करिए, बोलो मनोश्री। सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ए बी पैरेलल होगी ई एफ के। अरे मिड पॉइंट ये वो यार मनुष्य क्या कर रहे हो यार, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ से होती है? मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि मिड पॉइंट को हाँ जोड़ने वाले सॉरी सर, सॉरी सर, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से सर इनका जो रेशियो होगा वो हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो बाय रेशो ऐसे बताओ मुझे, पहले सिमिलर बताओ, पहले तो सर। सिमिलर क्यों है वो बताओ, सर बताओ बाय बताओ। ऐसे हो जाएंगे ना, सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा तो। तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, ये तो एक भी हो गया, मैं बाकियों को भी समझा देता हूँ। और प्रद्युमन क्या कहना चाह रहा है? सर ए से कर सकते हैं डबल ए से। बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं कर सकते, बताओ। सर उसी तरीके से जब पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो फिर उसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल की कहाँ जरूरत पड़ रही है? नहीं 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 नहीं, प्रद्युमन गलत जा रहा है थोड़ा सा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, चल ठीक है, हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार तो गलत बोल रहा है। सुन लीजिएगा, और बाकी सब लोग भी बहुत ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको कई बार बोल चुका हूँ, मैं आपको ज्ञान देता रहता हूँ ना कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी छुपी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं बताता हूँ। तो आपने कभी नोटिस किया हो, ये अगेन वही जो मैथ्स आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग अलग बातें बताते रहता हूँ। बाकी लोग तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, और जिनको मैथ्स पढ़नी है वो लोग ध्यान से देखें। बच्चों ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, भूल जाइए आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम में ये एक ट्राइंगल है और ये इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के बना हुआ ट्राइंगल है, बताइए है या नहीं है? तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, आप दुनिया के किसी भी ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक और ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आप कभी भूल जाए, आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन इस डायग्राम के बारे में 9th क्लास में 2 से 3 बार, और इस साल भी इसके बारे में जिक्र है कम से कम 2 बार। तो कुछ तो छुपा होगा ना यार इस क्वेश्चन में, कि ये सेम क्वेश्चन ही 9th क्लास में आता है, सेम 10th में आता है, इस साल आप अभी ये चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शायद आपके एरियाज वाला हट गया था, उसके अंदर आप देख लीजिएगा किताब के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इस साल के चैप्टर के अंदर। और 9th क्लास में एक एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैराग्राम्स उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी में मिल जाएगा। तो आप बताइए एक ही चीज बार बार समझा रहे, तो आपको अलग से प्रॉपर्टी की तरह कोई नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं ना, अब ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये 11वीं 12वीं जिंदगी भर पता लगता रहेगा, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, जनरल मैथ्स की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस डायग्राम के अंदर ये हमेशा ही इसके पैरेलल है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लग गई, सही है? ये हमेशा ही इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। ये हमेशा ही इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई, एम आई राइट? तो ये जिंदगी भर होगा, जब भी कभी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये स्थिति पैदा होगी होगी। और इससे क्या क्या रिजल्ट निकले वो देखो, ये अगर इसके पैरेलल है और ये अगर इसके पैरेलल है, तो ध्यान से देखना, ये और ये पूरे की जगह इतने पर निशान लगा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ये दोनों पैरेलल है और ये इस पूरे के पैरेलल है, तो मैं इतने पर ही निशान लगा रहा हूं। तो बताओ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, वही 9th की कहानी। तो इस डायग्राम के अंदर जितने फिगर दिखते हैं ना तुम्हें, वो सब पैरेललोग्राम होते हैं, हमेशा हमेशा होते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। 9th में थे, 10th में थे, अबे कभी तो याद करोगे लाइफ में। ये पैरेललोग्राम है, इधर से ये पैरेललोग्राम है और इधर से ये पैरेललोग्राम है, रीजन वही है सबकी, मिड पॉइंट थ्योरम। आ गया क्या समझ?
और क्या क्या सिखाया था 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर? ये पैरेलल हो गई, ये पैरेललोग्राम हो गए। अभी आप बताइए 9th क्लास में ये क्वेश्चन था जो आज सेम क्वेश्चन 10th क्लास, ये डायग्राम तो अलग अलग तरह से आता है, लेकिन 9th क्लास में आपको ये प्रूव करने को कहा गया था कि ये एरिया इसका 1/4 है। याद करिए, था, आज भी 9th की किताब उठा के देख लेना, ये इसका 1/4 है। और आज बताइए, आज जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये आज भी वही सेम क्वेश्चन है या नहीं कि इस ट्रायंगल उस ट्रायंगल का रेशियो निकालो 1:4? एम आई राइट? द क्वेश्चन इज 100% सेम, 101% सेम क्वेश्चन 9th क्लास में था। बस उसमें दिया हुआ था कि निकालो, प्रूव करो कि ये इसका 1/4 है, और आज कह रहे हैं कि रेशियो निकालो, तो वही आएगा 1:4। आप समझे क्या? और आप इस साल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालो। इफ यू डोंट बिलीव, जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक ऑफ दिस ईयर। एक ही क्वेश्चन है कि इसके और इसके एरिया का रेशियो निकालो। 3 बार तो आपको मैंने ये बताया, सेम क्वेश्चन और सेम डायग्राम भी और जगह रिपीट होता है। तो क्या है? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। अब बताइए, ये पैरेललोग्राम है। 9th में हम इसका जवाब ऐसे लिखते थे कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि डायगोनल आपको पता है बराबर पार्ट्स में बांटता है, तो इसका और इसका एरिया इक्वल, इसका और इसका एरिया इक्वल, और ये पैरेललोग्राम इसका और इसका एरिया इक्वल, तो चारों इक्वल हो गए। तो ये इसका 1/4 हुआ या नहीं हुआ? ये 9th क्लास में जवाब था। बताइए, समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी हुई है, वो फॉर्मूला लगा के उससे आंसर आ जाएगा, वही सेम आएगा 1:4। अब ये जितना मैंने लेक्चर आपको दिया 10 मिनट, ये वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हो या आप सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको फर्क देखना है कि नहीं सर, मेरे को तो मैथ्स पढ़नी है, नंबर इज नॉट एन इश्यू। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब अगर आपको ये सारी बातें आती है, अब बताइए, मैंने परसों दरसों क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम भी समझाई थी, नहीं समझाई थी? अब 4 हाथ खड़े हुए क्लास के अंदर, इसका मतलब क्या है कि बाकी लोग ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट और गिवन होने के बावजूद भी मिड पॉइंट थ्योरम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आज उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां पर आपको होना चाहिए। आज एक बात बताइए, आपको लगेगा कि सर है ना बहुत ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक बात बताइए, 90 डिग्री के ट्रायंगल को देख के अब 99%, 99% बच्चों के दिमाग में पाइथागोरस आती है या नहीं आती है? आती है, आती है 90 डिग्री के ट्रायंगल को देख के। लेकिन आज भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को देख के आपके दिमाग में मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती है। तो आप खुद देखिए फर्क का है। तो ये समय अब आ गया है कि आपके आनी चाहिए। जब आप नए साल में कदम रखेंगे 11th क्लास में मैथ्स में, तो आपके दिमाग में जैसे पाइथागोरस और बाकी चीजें फीड है, ये सब फीड होनी। अब अपन इसके आंसर पर आते हैं। आंसर तो वही था जो मैं इतनी देर से बोल रहा था। प्रद्युमन ने जो बोला था उस जवाब को मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, या तो या मैं, क्योंकि मैं उससे बहुत कम उम्मीद करता हूँ कि वो गलत बोलेगा, बट मुझे लगा गलत सुनने में। ये रहा उसका जवाब। अब बताइए ये पैरोग्राम है या नहीं है? जिसको पता होगा उसको कितना इजी आंसर हो गया। और पैरोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुए या नहीं हुए? जल्दी बताइए, हो गए। सेम टाइप ये पैरोग्राम है, तो ये वाला, ये 1 1, ये 2 2, इस ट्राइंगल के 2 एंगल बड़े वाले के 2 के इक्वल हो गए, ए लग गया। और वैसे तो तीसरा तीसरे के भी बराबर है, सही है नहीं? फिर बात आती है मनुश्री की। मनुश्री ने कहा था कि सर ये इसके हाफ है, तो ये इसकी हाफ है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया कि जब भी कभी हाफ डबल कुछ भी होता है वो बेसिकली रेशियो होता है। तो आप क्या लिखोगे? डीई इज, इसका एक तो हो गया ए से और एक हो गया एसएसएस से। क्यों? क्योंकि डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ही हुआ ना। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये तुम लोगों के लिए मैं हिंट लिख रहा हूं कि इसको या तो ए से कर लेना। कैसे कर लेना? मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाएगा, पैरेलल है ये पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, फिर एंगल बराबर लिख देना और ए से हो जाएगा। एसएसएस से करो तो मनुश्री वाली बात कर लेना कि डीई इज हाफ ऑफ बीसी, बीसी को नीचे ले आना, डीई देयरफॉर डीई अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू 1/2। और सिमिलरली, अब बताइए, सिमिलरली EF is half of this, this is half of this, तो EF और AB का रेशियो
और इधर से देखो तो DF इसका हाफ है, तो DF और AC का रेशियो हाफ। ये मनुश्री कह रही थी कि SSS तीनों साइड्स का रेशियो हाफ हाफ 1/2 है, तो रेशियो सेम हो गया। तो अब आया क्या समझ में? मैं चाहूं तो इतनी इजी क्वेश्चन को 2.5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, मगर मैं नहीं कर रहा क्योंकि आज से आपको नॉलेज गेन नहीं होती है। तो पहला स्टेप तो मैंने दिखा दिया आपको कि सिमिलर कर लेना। फिर मैंने क्या सिखाया था कि रेशो का थ्योरम लिख लेना। अब आपने थ्योरम लिख दी कि अच्छा, और ट्राइंगल का नाम आमने सामने लिख ही लेना, बाय ए सिमिलर है, वो नाम भी लिखना सिखाया हुआ है। इसके अंदर बी लिखो तो इसका ई लिखना, इसका डी लिखो तो इसका सी लिखना। सिखाया है नहीं सिखाया? फिर थ्योरम लिख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं नाम भी अब तमीज से लिखूंगा, मर्जी से नहीं लिखूंगा क्योंकि सिमिलर हो चुके हैं। तो एरिया ऑफ ए के सामने किसका नाम आएगा? एफ का। डी के, सॉरी ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ए बी सी, ए बी सी, बी के सामने किसका नाम आएगा? ई का, और सी के सामने किसका नाम आएगा? डी का। अब ये सही है, ये नाम लिखे जाएंगे सिमिलैरिटी के अंदर। इज इक्वल्स टू, सब समझा चुका हूं कल। अब आपको लिखना है साइड्स का होल स्क्वायर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो या तो मैंने क्या बताया था कल, तीनों को लिखो सबका होल स्क्वायर, या कोई एक ही लिख लो। अब आप बताओ, मैंने लिखा DE अपॉन BC, सॉरी BC अपॉन DE, हो गई ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, BC अपॉन DE का होल स्क्वायर। अब जो कल आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि ये उसका डबल है। आज मैं आपको जो चीज आज क्लास के शुरू में समझा रहा था कि अब कई बार क्या होता है कि ये गिवन नहीं होता, ये हमें ढूंढना, गिवन तो होता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं पर तो आंखों के सामने दिख रहा होता है। जैसे कल लिखा हुआ था AB इज ट्वाइस ऑफ CD, और कहीं पर वो छुपा हुआ होता है। इस डायग्राम में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो आपने खुद ने रेशियो निकाला था कि B इज हाफ ऑफ BC। अब बताइए, कल ये चीज क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि AB इज ट्वाइस ऑफ CD, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आज ये चीज लिखी भी नहीं है, ये आपको तब पता लगेगी अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती है। अब आप समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रेशो तो होगा, बट अगर वो डायरेक्टली गिवन है आंखों के सामने तो आप उसको उठा के डाल दीजिए, प्रोसेस वही रहेगा। सिमिलर करो, थ्योरम लिखो, रेशो डालो। फर्क कहां पर है? रेशो दिया हुआ है तो भैया इजी हो गया, और नहीं पता तो फिर कोई प्रॉपर्टी लगा के निकालो तो वो मुश्किल हो गया। अब जिसको नहीं आती वो यहीं तक करके आएगा, जिसको आती है वो कहेगा सर BC और DE। अरे सर BC और DE में तो हाफ का रिलेशन है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और कल आपने बताया था, अब चाहो तो DE की जगह पर हाफ ऑफ BC डाल लो, BC को 2 इधर करके BC की जगह पर ट्वाइस ऑफ DE डाल लो, या DE अपॉन BC 1/2 है तो उल्टा कर दिया, BC अपॉन DE कितना हो गया? 2/1, 2/1 का होल स्क्वायर 4/1। देयरफॉर द रेशियो इज 4:1। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चंस में आपको इस तरह से करा रहा हूं कि कल को कोई नया क्वेश्चन भी आए। नहीं तो क्या होगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे जिन्होंने खाली किताब पढ़ी थी। कोई नया क्वेश्चन आया तो आप उसको एटलीस्ट 1 मिनट प्रद्युमन, आप उसको अप्रोच कर पाएंगे। फिर आपको 4 में से 2, 2.5, 3, 4 नंबर अपनी अपनी समझदारी और मेहनत के अकॉर्डिंग दे दिए जाएंगे। समझे क्या? बोल भाई प्रद्युमन। सर रेशियो 1:4 आएगा ना, क्योंकि DF to ABC पूछा है। वो मैंने 1 मिनट रुक जा, मैंने शायद कुछ जल्दबाजी में लिख दिया। अच्छा हुआ मैं फोटो खींच रहा, रुक जा। BC मैंने क्या डाल सर दिया? नहीं, फाइनल आंसर में DF to ABC है तो 1:4 होना चाहिए ना। ओके ओके, हाँ ठीक है, वो तो मैंने ये उल्टा निकाल लिया। तो बिल्कुल सही कह रहा है प्रद्युमन। अगर मैंने वैसे तो मन से ही क्वेश्चन लिखा है, किताब में तो पता नहीं क्या मतलब उल्टा लिखा है सीधा लिखा है, तो मेरा इस पे से तो फोकस ही हट गया था। इसको बदलने के बजाय मैं इसको बदल देता हूँ। अब ठीक है? यस सर। मगर जो बात अभी प्रद्युमन ने कही है वो बात गौर करने लायक है। मैंने आपको सही तो कर दिया, फोटो खींचने के चक्कर में अपन फोटो टंकी नहीं आ रही तो अपन अपनी शक्ल से सुधार देते हैं, वो तो मैंने कर लिया। लेकिन इससे वो बात नहीं बदल जाती है जो प्रद्युमन कह रहा था। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि DEF और उसका रेशियो निकालिए तो आप कुछ भी निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर में वही लिख के आइए। जैसे DEF और ABC का पूछा था मैंने, तो 4:1 नहीं, फाइनल आंसर में लिख के आइए कि देयरफॉर इट इज 1:4। समझ गए?
वैसे इन क्वेश्चंस की कोई आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, मैं भी अब लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को ऐसा हो सकता है कि बाद में याद ना आए, समझ में ना आए, तो रिकॉर्ड के लिए मैं इनको आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है इस पर ध्यान देने की बजाय आप ये देखेंगे कि इस तरह से कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला जाता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरी कोशिश हमेशा सेकंड नंबर की होती है कि मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाऊं। अब कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए, और एक काम करते हैं, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको हम इसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ज्यादा तो इसमें है नहीं, इसका एक 7th क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। मैं 7th क्वेश्चन को एक काम करता हूं कि आपको पहले मेरे हिसाब से थोड़ा सा रीफ्रेम करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन वही रहेगा, बट मेरे बोलने का अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ आपको मैं उसकी प्रैक्टिस करा पाऊँ। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा, रीफ्रेम कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ प्रूव करो, उस प्रूव करो की जगह मैं कह रहा हूँ फाइंड करो। आप दोनों में फर्क समझते ही हो। प्रूव में अच्छा होता है, आंसर सामने लिखा होता है, मगर मैं उसको छुपा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फाइंड करो। और क्या फाइंड करो? ये कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि आपको स्क्वायर गिवन, आप चाहे तो ABCD लिख लीजिए, चारों साइड बराबर होती हैं, और ये कहता है कि इस ट्राइंगल इसकी किसी साइड पर डिस्क्राइब किया गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, तो अब क्योंकि चारों साइड बराबर है तो आप कहीं भी बना सकते हो, तो मैं हमेशा टॉप पे बनाता हूँ यूजुअली, ताकि सामने सामने दिखता है, आप कहीं भी बना सकते हो। तो कहता है एक तो इसका एरिया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको अगर पता हो तो डायगोनल भी दोनों स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो एक डायगोनल बना लीजिए ताकि कचरा ना हो। तो एक डायगोनल बना लिया हमने, मान लीजिए आप ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि एक तो इस ट्राइंगल का, दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, एंड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन मैं यहां भी बना सकता हूं, फिर वो घुस जाएगा कचरा, तो थोड़ा सा नीचे साफ सुथरा बना रहा हूं, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाला डबल निशान लगा देता हूं। तो क्वेश्चन में तो क्या है, प्रूव करो, मैं कहता हूं फाइंड करो। मैं इसको वैसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे पिछले दोनों थे, ठीक है। एक मिनट प्रद्युमन, नहीं प्रद्युमन अभी नहीं, आपको जवाब क्वेश्चन जो है वो मैं ये क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देता हूं एक बार, कि यू हैव टू फाइंड द एरिया of this equilateral triangle described on one side of the square, on any side of the square, and another equilateral triangle which is described on one of its diagonals. इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन वैसे ही बना दिया ना मैंने जैसे पिछले दोनों वाले थे, तो रेशियो निकालना है। तो आप पहला काम क्या है कि अपना सिमिलर प्रूफ करो, और हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नई नई टिप्स ऐड करता रहता हूँ फ्यूचर के लिए। इसके अंदर भी एक टिप मैंने दी थी, आपको याद आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ज्योमेट्री में 9th में 10th में 11th में कभी भी जनरल स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड हो, जिनकी रोम्बस हो गया, जिनकी कुछ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं या चारों बराबर होती हैं, ऐसा अगर कुछ होता है जैसे ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस में 2 बराबर है, तो ऐसे जितने भी फिगर्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन में तो आप भले ही ABCD लिख लीजिए, देखिए ABCD लिख लीजिए, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है, तो जो बच्चा अपने क्वेश्चन में AB AD ये सब यूज करेगा उसको हर बार टीचर को बताना पड़ेगा
कि ए बी की जगह ए डी लिख लो क्योंकि दोनों बराबर है, ए डी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स which are equal to one another. तो मुझे एग्जाम में अननेसेसरी 4 लाइन के क्वेश्चन को 40 लाइन में समझाना पड़ता है. समझ गए आप लोग? तो जब भी कभी ऐसा मौका मिले, और इसी चैप्टर के अंदर ये वाला मौका आपको 4 बार आएगा कम से कम, और मैं जब आपको 4 बार याद दिलाऊंगा तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, हाँ सर सही कह रहे हैं. तो जब भी कभी इस तरह का आपको क्वेश्चन डील करें विच इज रिलेटेड टू सम स्क्वायर और ट्राइंगल इन विच सम ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो आप एंड अगेन क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा गया है कि आप कोई ए बी सी डी बी सी का एरिया, वो नाम भी नहीं लिया किसी ने. तो यू आर फ्री टू डू दिस. व्हाट? चारों साइड्स इक्वल है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड ए डी आर इक्वल, मैं पहले लिख दूंगा कि चारों ए है, काम खत्म हो गया. 4 नाम की जगह एक नाम. अच्छा समझे क्या? और क्योंकि ये ए है तो ये भी ए हो गए. समझे या नहीं समझे? क्योंकि ये इसी स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है. तो मैं 50 नाम ए एफ बी एफ ए बी ए डी ए सी बी डी सी डी ये और वो करने की बजाय सबको मैंने लिख दिया ए, और शुरू में समझा दिया टीचर को सारी साइड इक्वल है स्क्वायर की, तो ए, और इक्विलेटरल भी स्क्वायर में बना दिया इसलिए उसकी साइड्स भी ए. गॉट माय पॉइंट? ये डायगोनल है तो डी, या इसकी साइड मान लीजिए है बी, तो ये भी बी और ये भी बी. अब कितना आसान हो गया. अब क्वेश्चन बन गया ए और बी का, और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी कर तो लेगा, मगर उसके लिए क्वेश्चन फिर ए डी बी डी डी ई बी ई. मैं कहता हूं तुम्हें तो करने में परेशानी होती है. आपको फैक्ट बताता हूं, टीचर को चेक करने में चक्कर आने लग जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने लिखा होता है उसको तो पता होता है, जो चेक कर रहा होता है ना उसका तो और दिमाग खराब होता है. तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर ऑलवेज एट रिस्क. तुम अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुमने तुम्हारे लिए झंझट बढ़ा दिया, और तुमने सही जवाब भी लिखा, वो टीचर भी अपना सर खराब करेगा. नंबर कौन चेक करे? काट दे, खराब होता है ऐसा. समझे या नहीं समझे? तो जहां आप अवॉइड कर सकते हो वहां करिए. मेरा काम है आपको इस तरह की सारी बातें बताना. हो गया क्वेश्चन? तो मैंने क्यों रिफ्रेम करा? क्योंकि मैं चाहता हूं मैं इसको वैसे ही कर रहा हूं. पहला स्टेप ट्रायंगल सिमिलर करिए, दूसरा स्टेप मजे में थ्योरम लिखिए, तीसरा मतलब उसमें फिर आपको जो भी डालना है साइड का रेशो या तो दिया होगा या आप निकाल के डाल दीजिए. तो पहला काम सिमिलर ट्रायंगल्स ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो उसको साइड में छुपा के सीधे एरिया का रेशो लिख देंगे, जो कि गलत है. लेकिन हमें तो 4 में से 2.5-3 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, हम क्यों छोड़ के आएंगे. बट पहले ट्राई कर लेते हैं सिमिलर. तो पिछले क्वेश्चन की तरह से आपकी मदद मांगूंगा मैं. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है. सिमिलर. कृपया दिमाग का इस्तेमाल करिए बच्चों. सोचा तो करो यार. बाकी लोग सिमिलर करना है तो कोई ए एस 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 कुछ तो लगाओ यार. ये पिछली बार भी 3 ही नाम थे. मुझे लगता है ये हैंड रेस करने का बटन ही बेचारे 3 जनों के फोन में है. बाकी लोगों ने कोई पुराने फोन घर वालों ने दिए नहीं होंगे ना. नए फोन पुराने घर वालों ने यूज वाले पकड़ा दिए होंगे, उसमें ऑप्शन नहीं आता होगा हैंड रेस करने का ना. लेस टेक्नोलॉजी वाले. ये चक्कर है. बहुत ही बढ़िया. वेरी गुड बेटा, शाबाश. चलिए सुनिए जवाब, तमाशा देखिए. बोलो गुनगुन बेटा, आप बताओ. सर गिवन है कि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो बाय ए दोनों सिमिलर हो जाएंगे. कितनी मुश्किल बात बताइए देखो गुनगुन ने, है ना. नहीं प्रद्युमन, सिंपल कहाँ है ये? बहुत मुश्किल है ये तो इम्पॉसिबल था. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया. ये तो आज क्या गुनगुन ने क्या बात बताई है. देखो आप, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है, बेचारों को मतलब ही नहीं है दुनियादारी से. ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों. बोलो मनोश्री, आप भी बोलो. सर एसएसएस भी तो लग रही है ना, क्योंकि सबका रेशियो A/B है. देखो मनुष्य तो और आगे निकल गई, इसने तो और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ दिया. चलिए कोई बात नहीं. इसमें भी वही है, दोनों चीजें हैं. आप ये मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा, समझ जाइएगा. या तो ए से कर लीजिएगा, और ए का जवाब जो भी पहले गुनगुन ने दिया
वो ये दिया कि सर दोनों ट्राइंगल तो हैं, वो दोनों इक्विलेटरल तो हैं, और बाकी लोगों को ये सुन के आश्चर्य होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसके तीनों 60 हैं, इसको भी तीनों 60 हैं, तो एंगल तो सारे बराबर ही होते हैं। तो मैंने पिछली बार ही बताया था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर ही होते हैं। समझे या नहीं समझे? क्योंकि सबके एंगल 60 होते हैं तो हो गए ना सिमिलर। समझे क्या? सो आप चाहे तो ये लिख दीजिएगा, हिंट में लिख ही रहा हूं मैं, ऑल एंगल्स आर 60। और एसएसएस क्यों लगाया मनुष्य ने? क्योंकि सारी साइड्स ही बराबर है दोनों की, तो आपको a अपॉन डी, a अपॉन डी, a अपॉन डी या b जो भी लिखा हुआ है, जब साइड्स ही बराबर हैं तो रेशियो तो दोनों ट्राइंगल्स का हमेशा ही सेम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंट के लिए, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। ये हर साइड का रेशियो यही आएगा, नहीं आएगा? तो दोनों में से कुछ भी लगा लीजिएगा। और अब सोचिएगा कि क्यों मैं इस तरह से आपको, जो लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं इस तरह से क्यों मैं टॉन्टिंग वे में बोल रहा था, जो कि नहीं बोलना चाहिए टीचर को, बट कभी कभी टीचर भी मजबूर हो जाता है। सोता हुआ अगर जग नहीं रहा हो ना, तो फिर उसको तो फिर क्या पानी गलत काम करना पड़ता है जगाने के लिए। तो इसीलिए कभी कभी इस तरह की भाषा का उपयोग करना पड़ता है। शायद आप में से कोई 2-4 जने जगने की कोशिश करें। एनीवेज, ये आपका पहले सिमिलर कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम थ्योरम लिखेंगे और पहली बार मैं खुद के बताए हुए सारे रूल्स तोड़ रहा हूं। मैं अब की बार पहली बार जब मैं ट्राइंगल्स लिखूंगा सिमिलर, तो मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा कि कौन सा अल्फाबेट किसके सामने आ रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एंगल बराबर है और साइडें दोनों की बराबर बराबर है, तो जो लिखो सबका मतलब एक ही निकलेगा। तो पहली बार आप जी खोल के दोनों के नीचे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एफ बी या ए बी एफ सिमिलर टू डी बी ई या ई बी डी या डी ई, कुछ भी लिखेंगे वो सही ही होगा। तो इसीलिए अब मैं लिख रहा हूं थ्योरम, डायरेक्ट लिख रहा हूं थ्योरम। ट्राइंगल आप सिमिलर लिख रहे होगे, देयरफॉर यहां भी मैंने आपको बोला है कि सिमिलर के नाम ही ऊपर नीचे लिखा करो ताकि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दिखाई देते रहे। बट पहली बार मैं बिना उसकी परवाह किए, ऊपर मेरा मन है ए बी एफ या ए एफ बी वो लिख दूंगा और नीचे डी बी ई या ई बी डी लिख दूंगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए के सामने ई भी बराबर है, बी भी बराबर है, डी भी बराबर है, क्योंकि सब 60 डिग्री के हैं। तो दैट्स इट, इज इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का होल स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो मैं यहां पर आपको ए एफ अपॉन बी ई, बी एफ अपॉन बी डी और ए बी अपॉन ई डी लिख के भी दिखा सकता हूं। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही ज्ञान दिया था कि जब स्क्वायर या इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए एफ एंड बी एफ एंड बी ई एंड डी ई एंड कंफ्यूजिंग माई सेल्फ एंड ऑल्सो द टीचर, आई विल डायरेक्टली राइट कि दोनों का साइड्स कौन कौन सा है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर। आई होप आप मेरे साथ में एग्री करेंगे कि हाँ सर एक ही बात है। अब मैं पहले ए एफ अपॉन ई बी लिखता तो सब है तो वही ए और बी, तो व्हाई नॉट दिस डायरेक्टली टू सेव माई एंड माई टीचर्स टाइम। मेरा जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसका नंबर, उसका जो है समय बचाया जाए। ये आ गया। तो हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सेम तरीके से करा रहा हूं। पहले सिमिलर कैसे करना है, थ्योरम लिखनी है, और आखिरी काम होता है कि आपको अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बस हर बार ये 3 स्टेप बोलता हूँ, सिमिलर करो, थ्योरम लगाओ और रेशियो डालो। अब रेशियो दिया हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो खुद निकालो। इजी और मुश्किल में यही फर्क होता है। अब आपको इसका और इसका रेशियो डालना है, या ए और बी का कोई भी आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर यहीं पर रुक जाएगा। आपने शुरू का ये नहीं लिखा, बाकी का पूरा आंसर लिखा है, वो टीचर फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है 4 में से 3 नंबर दे दो। लेकिन आपने इसके आगे नहीं करा तो इसका मतलब यहां तक तो फुल ड्रामेबाजी है, रेशो तो निकाल ही रहे, तो वो आपको 4 में से 1 नंबर देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनल आंसर ये है कि अब आप बताइए कि इसका क्या करना है। अगेन बताइए, जहां जहां आप मेरी हेल्प कर सकते हैं वहां तो मैं पूछता ही हूँ।
अरे क्या मनुश्री पढ़ के बैठी गए चैप्टर, ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा नाम कौन है, वही घूम फिर के नहीं पूछना यार। नाउ इट इज बिकम टू बोरिंग एंड रिपीटेटिव, कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 3 जने बैठे हैं और मैं 3 को पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। आप दोनों भी हैंड्स डाउन कर लीजिए। एंड बेसिकली लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ाई होती रहे और हमारी फीस आती रहे, क्या मतलब है डिसअपॉइंटमेंट का। चलिए, तो ये मैंने आपको कहा था कि ए और बी के बीच में पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेशन निकला था। अब आप खुद इस क्वेश्चन में देखिए, आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि ए और बी में मैं क्या रिश्तेदारी निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए ट्राइंगल, या ये देखिए स्क्वायर में ये है 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है। वैसे तो 9th वाले बच्चों को मैं बचपन से ही सिखा रहा हूँ कि स्क्वायर का डायग्राम जो है वो हमेशा √2 ऑफ द साइड होता है। और बच्चों बाई चांस अभी मुझे ध्यान आया कि अभी आप जो एरिया से रिलेटेड सर्कल्स चैप्टर मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, याद आएगा आपको? उसके अंदर कितनी बार ऐसा आया था, याद करिए। 14 आपको याद है मैं हमेशा कहता था कि पाइथागोरस से निकाल लेना, यही जवाब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये √2a ही होता है। आप कहेंगे सर अभी तो आप स्क्वायर बोर्ड से राइटिंग, अबे ये स्क्वायर बन गया, ले आप खुश। 14 स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर का डायगोनल कहलाता है, और इतना सा होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब आप समझ गए क्या? कुल मिला के ये और ये इन तीनों में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो डायरेक्टली याद होता है कि सर ये हमेशा ही √2 इंटू ए होती है, और नहीं तो बच्चे निकाल लेते हैं a²। ये भी लिख देता हूं यहां पर, मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपको कोई गम ना रहे कि सर ने समझाया नहीं। a² + e², ये देखिए और तमीज से लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम सो 2a² = b²। अब आप आगे बढ़ने के लिए या तो b की वैल्यू निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट कर लो, या 2 नीचे ले जाके इसका स्क्वायर इधर ले जाओ, या आप b² / a² करके b और a का रेशो निकाल लो, या आप a² / b² करके रेशो निकाल लो, आपकी जो मर्जी हो कर लो। सो मैं तो आपको वो प्रॉपर्टी वाली चीज करके दिखा देता हूँ, √2 और a² का a बाहर। ये जो चीज है ये मैं आपसे कह रहा था कि ये ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा ही पता होती है, और इससे आपका यहाँ का आंसर निकल गया = a/, वही बात जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोली थी, b की जगह √2a डाल दो, या √2 नीचे ले जाओ तो a की जगह b/√2 डाल दो, या b को नीचे ले जाओ √2 ले जाओ, a/b की जगह 1/√2 डाल दो, कुछ भी डाल दो आएगा तो वही। a = 1/2, so the ratio is 1:2। ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं। मैंने बोला फाइंड करो, टीचर ने बोला प्रूव करो। इसके 2 प्रूव के अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी दिखा देता हूं आपको। इसके 2 प्रूव में ये लिखा था कि प्रूव करो कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया हमेशा इसका हाफ होता है। आंसर आएगा ना, देखो हाफ होता है। इसको उधर पहुंचा दो तो आपका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ AFB अपॉन एरिया ऑफ EB। सॉरी, आप समझ गए क्या बच्चों? टीचर रेशो पूछता है तो नीचे 1:2 लिख के आ जाओ, और टीचर प्रूफ करने को बोल रहा है तो ये आंसर तो यही है। अभी भी आप टीचर कह रहे हैं प्रूफ करो कि ये इसका हाफ है, तो इसको आप सामने ले जाओ, = हाफ के ऊपर ये भिड़ा लो जाके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBD। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने इसको चेंज करके प्रूफ की जगह बोला था कि आप बच्चों खुद निकालिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप समझ ही जाएंगे कि इसका अगला स्टेप आपको क्या करना है। सब मिटा देते हैं। तो आपको एक चीज समझाने के लिए मैंने मेरी तरफ से ये एफर्ट किया है कि आपको मैंने एक के बाद एक जैसे 3 क्वेश्चंस दिखाए। एक दूसरा है, एक 5वां है, एक 7वां है, क्योंकि बीच के जो सवाल है वो अलग तरह के हैं। अगर मैं उनको किताब की सीरीज में कराऊं
तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप खाली तमाशा देखोगे कि अच्छा ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, वो मुझे दिखाना नहीं है। 3 क्वेश्चंस सारे के सारे पहले सिमिलर, थ्योरम, पुट द रेशो और फाइंड द रेशो एंड देन पुट इट। ज्यादातर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड या जो एक फ्लो होता है, थीम होता है, वो यही होता है। और कल को कोई नया आ गया जो पहले कभी किसी ने नहीं करा हो, तो वो फिर आप देख लीजिए। तो 3 क्वेश्चंस है और करते हैं, देखिए। बाकी जो क्वेश्चंस मैं अभी देख पा रहा हूं वो कराऊंगा तो सही अभी, बट उसमें से 2-1 क्वेश्चंस आपने अगर देखे हो तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इनडायरेक्टली सॉल्व करा चुका हूं पहले। तो अब मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए सवाल हैं वो देख लेते हैं। तो अगर अपन रिवर्स ऑर्डर से चले तो मैंने आपको 7th करा दिया, 6th मेरा मन नहीं है, और 5th मैंने आपको आज करा दिया, दोनों के सॉल्यूशन भेज चुका हूँ। और 6th का क्यों मन नहीं है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको पहले दे चुका हूँ। तो जो समझदार बच्चे हैं उसका आंसर जानते हैं, उनको मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव कीजिए कि मैं ये क्वेश्चन आपको पहले सेम क्वेश्चन बोल के करा चुका हूँ। इसमें लिखा है कि प्रूव कीजिए that the areas of two similar triangles, ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, प्रूव कीजिए कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया का रेशियो लिखा हुआ है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 जो है वो है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसका होगा वो और इसका कोई मीडियन होगा वो का होल स्क्वायर। मैं आज के 3 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन मुंह जबानी बोल के करा चुका हूं। अभी आप में से कोई भी अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी कमेंट देना चाहे तो वो दे सकता है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज डन। कौन मुझे वर्बली फटाफट बोल के बताएगा कि क्यों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो है इनका रेशियो, ठीक है, वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कैसे करा चुका हूं, हिंट नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन को 100% करा चुका हूं, नॉट 90, नॉट 99, 100%। और ये बोल के कराया था। फिर वही एक बच्चा 2 बच्चे, क्या करें यार, बताओ मनोजरी, सो बोरिंग। सर ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और फिर हम किसी भी एक साइड का रेशियो को मीडियन के रेशियो के इक्वल लिख देंगे और फिर इस थ्योरम में लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाहती है मनुष्य। बच्चों, अभी 2 दिन पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कराया था कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशो और मीडियन का रेशो और एंगल बाइसेक्टर का और एल्टीट्यूड का और पेरीमीटर का सबका रेशो इक्वल होता है। याद है या नहीं है? और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अगली एक्सरसाइज आएगी तो ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर कोई तो ढूंढेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं तो, नहीं तो आप पढ़िए, फिर आपको कोई चारा ही नहीं है। तो आप याद करिए कि
अब बताइए, आपको प्रूव करना है कि एरिया का रेशो मीडियन का होल स्क्वायर होता है, जबकि थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि एरिया का रेशो साइड्स के रेशो का होल स्क्वायर होता है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि साइड का रेशो और मीडियन का रेशो सबका बराबर होता है, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अभी भी नहीं समझेंगे? अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो किस थ्योरम पे बेस चल रही है कि एरिया का रेशो साइड के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो साइड के होल स्क्वायर के बराबर होता है तो मीडियन के होल स्क्वायर के बराबर तो होगा ही होगा, क्योंकि साइड का रेशो और मीडियन का रेशो सेम ही होता है। याद आया क्या आप लोगों को? अब आप कहेंगे सर हम ऐसे थोड़ा लिख के आएंगे डायरेक्टली। बेटा ऐसे ही लिख के आओगे, बस जब तुम साइड की जगह पर मीडियन लिखोगे कि सर साइड का रेशो मीडियन के रेशो के बराबर होता है, तो तुम डायरेक्टली नहीं लिखोगे। वो 16th नंबर का क्वेश्चन जो था उस दिन, याद है मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना भी खूब सिखाया था। अब देखो बार बार आप में से अगर 15 बच्चे सोच रहे हैं कि यार क्या था, मैं नहीं जा सकता ना, मैं कोई टाइम मशीन थोड़ा ना हूं यार, मैं कि जब चाहे जहां चाहे मैं टाइम मशीन में बैठ के जाके आ जाऊं। आप यार वो तो पढ़ा दिया था अभी, कितना फोर्सफुली पढ़ाया था, 5 मिनट की चीज को 1 घंटा पढ़ाया था। अब जिसको नहीं है इंटरेस्ट पढ़ने का, वो आप शक्ल देखते रहो, मुंह ताकते रहो और फिर बोला करो कि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स आता नहीं है, हमें मुश्किल लगता है। आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो आपको मुश्किल ही लगेगा। अब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो करने लायक है या नहीं। तो ये इन दोनों को सिमिलर करने पर भी मैंने पूरा 1 घंटा खर्च करा है, मीडियन कभी कुछ समझा के। तो मैं आपको करा किताब रहा हूँ, बट 10 टाइम्स एक्सटेंड करके चीजों को समझा रहा हूँ। उसके बावजूद आपको नहीं आ रही है ना, तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा चेक करके देखो खुद को। फॉल्ट आप में बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं पर। आप किसी पर भी ब्लेम देते रहो दूसरे के ऊपर, आप चैप्टर पे ब्लेम देते हो, आप सिमिलर ट्रायंगल्स पे ब्लेम देते हो, ये मुश्किल है, वो तू खराब है, सिमिलर ट्रायंगल तेरा दिमाग खराब है, पढ़ाने वाले टीचर तेरा दिमाग खराब है। चेक करिए कि एक्चुअल में क्या चीज खराब है, सोच के देखिए। क्योंकि आपको अगर एबीसीडी पढ़ाई जा रही है और इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद आपको जाके अगर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सोच के देखिए कि खराबी कहाँ पर चल रही है। अब ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि जब मेरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखे तो उसको 1 रुपए की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर ये पहले पढ़ चुका हूं मैं इन दोनों को सिमिलर। अब बोला ना मनुष्य ने ऐसे ऐसे कर लो, उसको कहां से याद है यार? वो पढ़ रही होगी शायद, वो भी पढ़ ही रही होगी, कोई जादू की छड़ी तो मिली नहीं होगी कोरोना काल में, वैसे ही सब कुछ मुश्किल से मिल रहा है। वो पढ़ ही रही होगी और आप शायद नहीं ही पढ़ रहे होंगे। दिस मे बी द डिफरेंस, मे बी द चैप्टर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो देख लीजिए, अभी फिर ऐसे मौके आएंगे, बहुत मौके आएंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन था, और अगर आप किताब में लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये क्या उम्मीद करूं कि अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया, जो भी मैं आपको उस दिन बता चुका हूं कि बेटा अगर एग्जाम में ये आ गया कि प्रूव कीजिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं 2 और उनके एरिया का रेशो उनके एल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर होता है, तो आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे। तब तो आप ये कहोगे कि ये तो किताब में क्वेश्चन था ही नहीं। लेकिन मैं तो आपको वो भी पहले करा चुका हूं, उसका आंसर भी सेम यही है, और उसका आंसर तो और इजी है। आपको याद है एल्टीट्यूड वाले ट्रायंगल तो कितना इजीली करता था। ये यहाँ पे लिखेंगे एरिया होता है साइड का रेशो, और साइड का रेशो एल्टीट्यूड के बराबर होता ही है, लिख दिया। और वो कैसे लिखते थे याद करो, इन दोनों ट्रायंगल्स को छोटों को सिमिलर करते थे, ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 इसके बराबर है, बाय ए सिमिलर हो गया, और फिर साइड का रेशो एल्टीट्यूड के इक्वल हो गया, यहाँ डाल दीजिए। तो बच्चों बस ये थी कहानी। अब 5 मिनट बचे हैं, और 5 मिनट के अंदर मैं आपको फिर से एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ना भी चालू नहीं करा, आपके सबके टेस्ट के रिजल्ट मैंने दे दिए, कईयों ने अपने अपने एक्सक्यूज बता दिए झाड़ खाने के बाद में कि ये हो गया वो हो गया, सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा और वैसा। तो वो याद रखिए कि मैंने उस पर अभी तक रिएक्ट किया नहीं, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं अब उस पर रिएक्ट करूंगा। आपको लगता है कि अगर वो फेज निकल गया, तो नहीं निकला है। वो जो टेस्ट और आपका जो रिजल्ट मेरे फोन में घूम रहा है, उसका नेट रिजल्ट अभी निकलना बाकी है। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से जिसने वो टेस्ट दिया और जिसके नंबर नहीं आए,
वो आगे की स्ट्रेटेजी बना के बैठा हुआ है कि अब जब अगला टेस्ट देना है तो मुझे करना क्या है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, गंदा पेपर देना है। सर बेचारे अपनी आंखें फोड़ेंगे, चेक करेंगे, जूम कर करके निशान लगा के कलर पेंसिल सिलेक्ट करके लिख के रिटर्न देंगे, फिर नोट वोट डालेंगे और फिर मार्क्स देंगे, फिर लिखेंगे आई नीड एन एक्सप्लेनेशन और मेरा एक्सप्लेनेशन ये होगा सर वो सॉरी सर वो अच्छा पढ़ा। नहीं 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 नहीं, अब आप बचोगे नहीं, ये मैंने आपको 15 दिन पहले कह दिया था एंड आई प्रॉमिस यू कि अब आप बचोगे नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी और देख लेंगे, मैं ऐसी खाट खड़ी करूंगा तुम्हारी कि तुम अच्छी तरह याद रखोगे और मेरे को इतना मौका मिला है ना तुम्हारे को खींचने का कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सो बेटर गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ये चैप्टर भी अब अंत की तरफ जा रहा है, फिर वही कहानी आएगी, फिर आप अपनी कोई ना कोई मजबूरी दिखाओगे और मैं उसको सुनने वाला हूं नहीं। क्योंकि पिछले मार्च से मैं पढ़ा रहा हूँ, अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, तब से लेके मैंने घंटों की मेहनत आपके ऊपर खराब की है, मैं उसको खराब नहीं जाने दूंगा। ये बात आप याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।